पिछले वीडियो में हमने नेहरू के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों पर चर्चा की और आज हम नेहरू के अंतर्राष्ट्रवाद संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। नेहरू के लिए राष्ट्रवाद का अर्थ भारत की स्वतंत्रता ही नहीं था, वरन विश्व मानवता की सेवा भी था। उनका जो राष्ट्रवाद था पंडित नेहरू का, वो संकीर्ण राष्ट्रवाद या उग्र राष्ट्रवाद नहीं था जो दूसरे राष्ट्रों के प्रति घृणा का भाव रखता हो, बल्कि उनका राष्ट्रवाद एक उदार, व्यापक, सृजनात्मक और सहिष्णु राष्ट्रवाद था। नेहरू का जो राष्ट्रवाद है वो एक उदार, सतर्क और मर्यादित मनोवृत्ति है जो समस्त विश्व और मानवता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का माध्यम रहा है। नेहरू का राष्ट्रवाद सहिष्णु और सृजनात्मक राष्ट्रवाद है जो अपने राष्ट्र की जनता की प्रतिभा में आस्था रखते हुए भी एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था की स्थापना करने में अपनी पूरी भूमिका अदा करता है। पंडित नेहरू उदार राष्ट्रवादी थे। वे एशिया तथा अफ्रीकी जनता की राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता की आकांक्षा के प्रमुख वक्ता भी थे। इस प्रकार अगर हम देखें तो नेहरू राष्ट्रवादी होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रवादी भी थे। वे उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं थे, इसलिए वे अंतर्राष्ट्रवाद के भी समर्थक थे। उनका जो राष्ट्रवाद था उदार था, सहिष्णु था, सृजनात्मक था और उनका जो राष्ट्रवाद था व्यापक और उदार, वह अंतर्राष्ट्रवाद के साथ चलने वाला था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उत्तरकाल में पंडित नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उदार अंतर्राष्ट्रवाद की ओर उन्मुख कर दिया था। उन्होंने कहा था कि विश्व का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है, उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय है, बाजार अंतर्राष्ट्रीय है, तो फिर मनुष्य परिवहन अंतर्राष्ट्रीय है। मनुष्य के विचार एक रूढ़ि पर आधारित हैं जिसकी आज कोई कीमत नहीं है। कोई राष्ट्र वास्तव में स्वावलंबी नहीं है, सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। नेहरू के विचारों में यही संदेश है कि मानव जाति को अंतर्राष्ट्रीयता की मानसिकता ग्रहण करनी होगी, तभी हम समय के साथ चल सकेंगे। इस प्रकार नेहरू अंतर्राष्ट्रवाद पर बल देते थे। राष्ट्रवाद के साथ साथ वे अंतर्राष्ट्रवाद को भी प्रोत्साहन देते थे। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारत की एकता, यूनिटी ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा है कि हम भारत के लोग एक विश्व व्यवस्था में सहयोग देंगे और एक सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था के लिए दूसरों के साथ मिलकर एक सीमा तक अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता का परित्याग करने के लिए भी तैयार रहेंगे और यह केवल तभी संभव हो सकता है जबकि हम शांति और स्वतंत्रता के आधार पर संगठित हों। नेहरू का मानना था कि राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद प्रतिकूल प्रवृत्तियां नहीं हैं, वरन एक दूसरे की सहायक प्रवृत्तियां हैं। प्रतिकूल प्रवृत्तियां नहीं हैं, वरन एक दूसरे की सहायक प्रवृत्तियां हैं। यानी उदार और व्यापक राष्ट्रवाद के साथ साथ अंतर्राष्ट्रवाद अच्छे से चल सकता है। अंतर्राष्ट्रवाद के लिए यह आवश्यक है कि विश्व के सभी राष्ट्रों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त हो। इस प्रकार नेहरू का अंतर्राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद की भावना से अनुप्रेरित था और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हम
हम राष्ट्रवादी हुए बिना अंतर्राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। हम राष्ट्रवादी हुए बिना अंतर्राष्ट्रवाद के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और भावुकता और विवेकशीलता से भरी उनकी जो गहरी देशभक्ति थी, उसने नेहरू को राष्ट्रवादी बना दिया था और मानवतावाद ने उन्हें समस्त विश्व के लिए शांतिमय सह अस्तित्व के आदर्श का प्रतिपादक बना दिया। यानी गहरी देशभक्ति ने उन्हें राष्ट्रवादी बना दिया, तो मानवतावाद ने उन्हें अंतर्राष्ट्रवादी बना दिया। उन्होंने ऐसे राष्ट्रवाद का सदैव विरोध किया जो अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर अंतर्राष्ट्रवाद का विरोधी बन जाए। पंडित नेहरू ने विश्व समुदाय और विश्व बंधुत्व की भावना पर बल देते हुए राष्ट्रों की समानता, स्वतंत्रता और उन्होंने राष्ट्रों की समानता, स्वतंत्रता और विकास युक्त प्रगति की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र तथा उसके चार्टर का सदैव समर्थन किया और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में उसे सदैव सहयोग दिया। वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास और उसे अधिकाधिक मान्यता दिए जाने के समर्थक थे। अपने उदार और व्यापक दृष्टिकोण के कारण नेहरू में एक समन्वयवादी प्रवृत्ति थी। वे गांधी जी की विश्व बंधुत्व की भावना और टैगोर के समन्वयात्मक विश्ववाद से भी प्रभावित थे। समन्वयवादी नेहरू ने राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद के बीच अद्भुत समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। अंतर्राष्ट्रवाद की दिशा में नेहरू का कुछ प्रमुख योगदान है, जिसे गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति और पंचशील के सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है। यानी गुटनिरपेक्षता और पंचशील के सिद्धांत अंतर्राष्ट्रवाद में नेहरू का विशेष योगदान है। गुटनिरपेक्षता की नीति का यह अर्थ था कि पूरा विश्व था वो दो खेमों पूंजीवादी और साम्यवादी गुटों में विभाजित हो चुका था और ये दोनों शक्ति गुट थे। विश्व के प्रत्येक स्वतंत्र राज्य के लिए इन दोनों गुटों में से एक गुट के साथ जुड़ना अनिवार्य और स्वाभाविक स्थिति थी। ऐसे में अंतर्राष्ट्रवाद के कारण नेहरू गुटनिरपेक्षता की बात को सोच सके और उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति के संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों शक्ति गुटों से पृथक रहते हुए तीसरा मार्ग भी अपनाया जा सकता है और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों शक्ति गुटों से अलग रहते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन ही गुटनिरपेक्षता है और भारत इसी रास्ते पर, इसी मार्ग पर आगे बढ़ेगा। यह थी गुटनिरपेक्षता की नीति और गुटनिरपेक्षता की प्रेरणा और मूल आधार था विश्व शांति। नेहरू ने युद्ध के विनाशकारी परिणामों को देखा था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में उनका मूल लक्ष्य था युद्ध और तनाव की सभी स्थितियों का विरोध। इसलिए दूरदर्शिता से ही पंडित नेहरू ने समझ लिया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो ये दो शक्ति गुट हैं, इनमें से यदि भारत किसी गुट के साथ जुड़ गया तो इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव की शक्तियों को बल मिलेगा और भारत स्वयं अपने लिए तनाव और युद्ध के वातावरण को आमंत्रित करेगा।
इसलिए विश्व शांति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाना स्वीकार किया और गुट निरपेक्षता के मार्ग पर आगे बढ़ने का निर्णय किया। गुट निरपेक्षता एक सकारात्मक नीति है, यह एक नकारात्मक नीति नहीं है, यह तटस्थता की नीति भी नहीं है। पंडित नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि जब स्वतंत्रता के लिए संकट उपस्थित हो और न्याय को आघात पहुँचे, तब ना तो हम तटस्थ रह सकते हैं और ना ही हम तटस्थ रहेंगे। इस प्रकार जो पंडित नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति है वह एक सकारात्मक नीति है, उसका आधार विश्व शांति है। उनकी गुट निरपेक्षता की नीति एक गतिशील नीति है, ये कोई स्थिर नीति नहीं है। गुट निरपेक्षता साधन है और साध्य क्या है? बदलती हुई परिस्थितियों में विश्व के व्यापक हितों को दृष्टि में रखते हुए भारत के स्वयं के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो। साध्य क्या है? बदलती हुई परिस्थितियों के विश्व के व्यापक हितों को दृष्टि में रखते हुए भारत के स्वयं के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो। इस प्रकार गुट निरपेक्षता एक गतिशील नीति है। इसके अतिरिक्त शांतिपूर्ण सहअस्तित्व भी गुट निरपेक्षता का एक आवश्यक लक्षण है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का आशय यह है कि विश्व के विभिन्न देशों में विचारधारा और हित संबंधी भेद होने पर भी उनके बीच तनाव, युद्ध या संघर्ष अनिवार्य नहीं है। वे अपने समस्त मतभेदों के बावजूद भी शांतिपूर्वक एक साथ रह सकते हैं। क्या आशय शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का? इन्हीं विचारधारा और हित के भी अगर भेद हैं विश्व के विभिन्न देशों के बीच, तो भी उनमें तनाव, संघर्ष या फिर युद्ध अनिवार्य नहीं है, बल्कि वे अपने समस्त मतभेदों के बावजूद भी शांतिपूर्वक रह सकते हैं। पंडित नेहरू गुट निरपेक्षता की नीति के प्रमुख शिल्पकार थे। अंतर्राष्ट्रवाद की दिशा में पंडित नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति एक प्रमुख योगदान है। दूसरा जो अंतर्राष्ट्रवाद की दिशा में उनका प्रमुख योगदान है वह है पंचशील के सिद्धांत। पंडित नेहरू का मानना था कि परस्पर विरोधी व्यवस्थाओं के बीच संघर्ष और युद्ध की स्थिति स्वाभाविक या अनिवार्य नहीं है। सभी राष्ट्र एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की स्थिति को अपना सकते हैं और मानव जाति के विनाश से बचाने के लिए मानव जाति को इस प्रकार की स्थिति अपनाया जाना आवश्यक भी है। इसलिए उन्होंने राष्ट्रों के आपसी संबंधों और व्यवहार को निर्धारित करने के लिए 1954 में चीन के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर 5 पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और ये 5 सिद्धांत इस प्रकार हैं। ये सिद्धांत राष्ट्रों के आपसी संबंध और व्यवहार को निर्धारित करने के हैं। तो राष्ट्रों के संबंध में ये 5 सिद्धांत हैं। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, पारस्परिक अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता के आधार पर पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। इस प्रकार पंचशील के सिद्धांत और गुट निरपेक्षता की नीति अंतर्राष्ट्रवाद और मानवता को विनाश से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है। अंतर्राष्ट्रवाद में पंडित नेहरू के गुट निरपेक्षता की नीति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रमुख योगदान है। धन्यवाद।